ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे 10 इयर्स ओल्ड हैं, 15 to 16 इयर्स के जो बच्चे हैं वो भी नहीं बोल सकते। ऐसे बच्चों के साथ भी काम किया है और उनके पास एक डिवाइस रहता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं अपने नीड्स एंड वांट्स। जैसे कई बार जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो डायग्नोसिस देते हैं कि ये बच्चा बोलेगा, बाद में बोलेगा, तो ये डिपेंड करता है साइकोलॉजिस्ट की असेसमेंट। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। हमारे समाज में ना हम बच्चों की फिजिकल हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को लेके इतनी ज़्यादा शायद बात नहीं होती या फिर अवेयरनेस ही नहीं है। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं बच्चों की बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, इसी टॉपिक पे और ज़्यादा बात करने के लिए आज की हमारी गेस्ट आई हैं हमारे पास कनाडा से, विनीता गुप्ता जी। विनीता एक बिहेवियरल एनालिस्ट हैं और पिछले कई सालों से बच्चों की थेरेपी कर रही हैं। एंजॉय द शो। हेलो विनीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द संडे मंडे शो के इस एपिसोड पे। और आपका बहुत बहुत थैंक यू क्योंकि आज आप हमको अपना समय दे रहे हैं इस एपिसोड के लिए। और दूसरी चीज़, जिस बारे में हम आज बात करेंगे, जो आप काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस तरफ सोच पाते हैं और अपनी लाइफ डेडिकेट कर पाते हैं। तो हम इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, कैसे हो आप? थैंक यू सोनल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने मुझे इस शो पे बुलाया है और हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले ये जानना है कि आप क्या करते हो एग्जैक्टली। ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ अपने क्रेडेंशियल्स से। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ। ये जो मुझे क्रेडेंशियल मिले हैं, ये एक बोर्ड है जो यूएस बेस्ड है। मैंने वहाँ रहकर इस क्रेडेंशियल को हासिल किया है। इसका एक्रोनिम BCBA है और इस बोर्ड का नाम है बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड। मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे। सवाल क्या है, क्लैरिफिकेशंस है हमारी ऑडियंस के लिए। पहली चीज़ ये, जब आप बोर्ड बोलते हो, इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस राइट, इसका मतलब ये है जैसे इंडिया में यूपी बोर्ड हो गया या CBSE बोर्ड हो गया, तो ये सब नेशनल या स्टेट एंटिटीज़ हैं जो आपको सर्टिफाई कर देती है कि भाई आपने हमारे यहाँ से ये पढ़ाई करी है, तो हम आपको सर्टिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए, या फिर आपको हम ये सर्टिफिकेट दे देते हैं। जैसे जो भी 10th 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी आपने किया है, इंजीनियरिंग होती है, जो भी आपने किया है, तो वो आपको उस बात के लिए सर्टिफाई कर देते हैं। अब आपने कहा BCBA, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? BCBA जो मैं बात कर रही हूँ वो मेरा क्रेडेंशियल है, जो कि बिहेवियर एनालिस्ट सर्टिफिकेशन बोर्ड ने दिया है। बोर्ड का नाम है, अगर आप एक्रोनिम देखें तो BACB है। और जो मेरा क्रेडेंशियल है वो BCBA है, बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट। और ये भी इंटरनेशनल एंटिटी की तरह काम करता है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US में तो है ही, सर्टिफिकेशन देते हैं लोगों को, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा लिमिटेड कर दिया है। ये कनाडा में कुछ प्रोविंस को छोड़ के दूसरे प्रोविंसेस में जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सर्टिफाई करते हैं, जैसे अल्बर्टा और ऑन्टेरियो का भी इन्होंने स्टॉप कर दिया है कि काफ़ी एप्लीकेंट्स हैं विद इन US, तो मे बी सम मैनेजमेंट इश्यूज और वट एवर द रीजन्स। तो अब इनका जो मेन फोकस है वो विद इन US है, जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन देना। एप्लीकेंट्स बोले तो जो कि आप जैसे जो लोग हैं जो वहाँ जाके अपना डिग्री लेना चाह रहे हैं। डिग्री तो कॉलेज देता है, जो ये क्रेडेंशियल उनको तब मिलते हैं जब वो एक कोर्स वर्क करते हैं उस डिग्री के रहते, और फिर वो अपने आवर्स फुलफिल करते हैं, जो बोर्ड प्रैक्टिस आवर्स होते हैं, जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। डिग्री इज़ वन थिंग, बट अलॉन्ग विद डिग्री दे हैव टू fulfill the hour requirement that is I would say that is preferred, or that is according to the board, it's a mandatory for the applicant. जो आप कहना चाह रहे हो कि आपको डिग्री तो करनी ही करनी है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, कि आपको काम भी करना है, ताकि
वो डिग्री की रिक्वायरमेंट है, आपको डिग्री पूरा करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे कहाँ इंडिया में इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो आपने डिग्री भी करी है और डिग्री के साथ ही साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी। अब थोड़ी सी आपकी स्पेशलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। सो क्या चीज़ में आपने डिग्री ली है, क्या है वो जो उसमें आपने डिग्री ले रखी है? ठीक है, उस कोर्स वर्क आप कह सकते हो, उसका नाम है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। लोगों को नहीं पता है व्हाट इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक्चुअली। तो ये साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है और इसको शॉर्ट फॉर्म में ABA कहते हैं। इसमें जो स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ करते हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, डेटा बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो ठीक लग रहा है हम वो यूज़ कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो रिसर्च पेपर हैं अकॉर्डिंग टू दैट हम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और क्या ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, और किस तरीके के इश्यूज़ को आप सॉल्व करते हो? ये सबके लिए ही हो सकती है, ये हमारे और तुम्हारे लिए भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे को डायग्नोसिस मिला है, कोई मेडिकल कंडीशंस हैं उनके लिए है, ये हर एक के लिए अप्लाई हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये किसी पर भी अप्लाई हो सकता है, आपकी एक्सपर्टीज़ कौन से एरिया में है? आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, किन एरियाज़ में आप काम करते हो? ठीक है, मेरे पास जो पॉपुलेशन आती है उनको मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर डायग्नोस्ड विद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ज़रूरी नहीं है उनको सिर्फ एक ही डायग्नोसिस हो, उनके एडिशनल डायग्नोसिस भी हो सकते हैं। लेकिन जो मेरा काम है वो ABA के अराउंड है। ABA मैं यूज़ करके ऑटिज़म जो डायग्नोस्ड बच्चे हैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, आप ये कह सकते हैं। क्या एज ग्रुप इन बच्चों की? ये नॉट स्पेसिफिक एज ग्रुप, ये 2 साल से शुरू होता है और 18 साल तक मैंने बच्चों के साथ काम किया है। अभी ऑफ कैमरा हम स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत बात कर रहे थे कि बच्चों को कैसे स्पीच में इश्यूज आते हैं और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, तो मुझे लगा था कि वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या पैटर्न्स रहते हैं, मतलब जैसे आपने मुझे, एंड आई लेट यू एलैबोरेट, लेकिन मैं थोड़ा सा हेड्स अप दे दूं, जैसे क्या पैटर्न्स रहते हैं? जैसे आप मुझे बता रहे थे कि भाई 1 से 2 साल का बच्चा, कुछ माइलस्टोन रहते हैं कि उनको इतने वर्ड्स तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक नॉर्मल बच्चा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं तब पेरेंट्स जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो आई लेट यू एलैबोरेट ऑन दैट। तो अगर पेरेंट्स को देखना है माइलस्टोन की हमारा बच्चा एक न्यूरोटिपिकल बच्चे के अकॉर्डिंग माइलस्टोन वो मीट कर पा रहा है, तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड CDC सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। उधर सारे माइलस्टोन्स लिखे हैं, 4 मंथ्स में बच्चे के क्या माइलस्टोन उन्हें पूरे कर लेने चाहिए, 6 मंथ्स, 1 ईयर। तो बाय द एज ऑफ 2 years they start like making some sounds, or some kids can speak one word, I would say, or they can easily communicate their needs by the age of 2. जब आप माइलस्टोन्स कहते हो तो इसका मतलब कि ये पड़ाव हैं बच्चों के, कि जैसे मतलब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है लेकिन इंडियन सोसाइटी में यूज़ करते हैं ना कि अरे इतने साल की एज तक शादी हो जानी चाहिए, इतने साल की एज तक मास्टर्स हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही बच्चों के पड़ाव हैं कि इस एज तक कम से कम बच्चे को इतना तो कर ही लेना चाहिए, इस एज तक कम से कम बच्चे को इतना तो कर ही लेना चाहिए। और ऐसे ऐसे करके हमें पता चलता है कि बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो कितना अच्छा हो रहा है। इज़ दैट करेक्ट? Yes, yes. अच्छा, मुझे आपसे ऑटिज़म के बारे में समझना है, और वो इसलिए क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अब भी ऑटिज़म के बारे में इतना ज़्यादा वाइडली नहीं बात होती। मुझे आपसे ADHD के बारे में समझना है, क्योंकि, और प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, ADHD बचपन से शुरू होती है और लोगों को नहीं पता लगता, और वो बाद में भी कैरी ऑन होती रहती है, और शायद हो सकता है कि उसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा एडवर्स हों कि हमें पता भी नहीं लगता कि हमें ADHD है, एंड लोग सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं। सेम विद ऑटिज़म एंड सेम विद एनी डिसेबिलिटी, राइट? तो सबसे पहले, मतलब इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन फिर भी ऑटिज़म क्या है?
ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों के या किसी भी एज ग्रुप के लोगों की सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और बिहेवियरल जो चैलेंजेस होते हैं देखने को मिलते हैं अगर उनको ये डायग्नोसिस है। ये तीनों चीज़ों को वो अफेक्ट करता है और ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसमें हर बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो अलग हैं। किसी के माइल्ड हैं, किसी के मॉडरेट हैं, किसी के सिवियर हैं। एक सवाल मुझे ये है बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऑटिज़म क्या ऐसा होता है कि ये बच्चों की पैदाइश से ही होता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में कभी भी डेवलप हो जाए? आई वुड से ये बाय बर्थ होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आफ्टर 2 years of age they start like having some symptoms, ऐसा नहीं है। ये आई वुड से बाय बर्थ होता है और और ये वाइड स्पेक्ट्रम है। किसी को बहुत माइल्ड होगा, आप उस बच्चे को देख के बता भी नहीं पाएंगे कि इसको ऑटिज़म हो सकता है। और कई बच्चों को सिवियर होता है जिसमें आप इजीली विजिबल होता है। इट्स लाइक अ स्केल 1 to 10 कि आप 1 पे हो या 10 पे हो। जब मैंने रिसर्च करी थी ऑटिज़म के बारे में इस एपिसोड के लिए, तो मैंने एक फैक्ट ये भी पढ़ा था कि ह्यूमन रेस में हम सभी को थोड़ा बहुत ऑटिज़म है। हम लोग सभी स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं हैं। बस ये डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा आगे है, कौन कितना ज़्यादा पीछे है। क्या ये सच है? हम में और तुम में भी ऑटिज़म हो सकता है, लेकिन हमें क्लिनिकल डायग्नोस नहीं मिला तो हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। जिन बच्चों को प्रॉपर डायग्नोसिस मिला है उनके बारे में ही हम बात कर सकते हैं। या फिर जिनमें एकदम विजिबल सिम्टम्स हैं। यस। ओके। सो जब आप ऑटिज़म के बच्चों के साथ काम करते हो तो कैसे सिम्टम्स होते हैं? माँ बाप को कैसे पता लगता है कि अरे देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आई नीड टू गेट माई चाइल्ड? और कैसे पता लगना चाहिए माँ बाप को कि कुछ प्रॉब्लम है इधर, या फिर कुछ तो ऑफ है, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं? माँ बाप को ऐसे पता लगता है कि बच्चों का एनुअल चेकअप होता है या फिर हर 6 months में चेकअप होता है उनके जो रेगुलर डॉक्टर हैं उनके साथ। इंडिया में भी होता है? आई थिंक इंडिया में भी होता है। तो उसमें वो पेरेंट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं डॉक्टर्स कि ये पॉइंट करता है या कुछ अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन दे चेक विद पेरेंट्स कि ये वो माइलस्टोन अचीव कर पाया है बच्चा या नहीं। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि देर इज़ सम प्रॉब्लम, देर इज़ एनी डेवलपमेंटल डिले इन दैट किड, तो वो रेफ़र करते हैं थेरेपीज़ के लिए या टेस्टिंग के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। अगर ये डायग्नोसिस उन्हें अर्ली एज में मिल जाता है तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि अर्ली एज में जो ब्रेन होता है बच्चों का वो ईज़िली लाइक दे कैन ईज़िली अडेप्ट एनीथिंग, और कोई भी हमें चीज़ सिखानी है तो वो ईज़िली लर्न कर सकते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज किड्स इफ़ दे हैव अ प्रॉपर डायग्नोसिस। कौन सी एज में डायग्नोसिस होता है? ये स्टार्ट होता है 2 years की एज पे। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।